हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने आवर्त दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में बदलना यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या यहाँ देखते हैं, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ हम लोग बढ़ा सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ P, Q बिलोंग्स टू Z, P और Q दोनों कैसे हों? इंटीजर हों, पूर्णांक हों, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब जो हमारा हर होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक डिफिनीशन और है, कुछ ऐसे भी दशमलव होते हैं, कुछ ऐसे भी दशमलव होते हैं जो अशांत एवं अनावर्ती होते हैं। ऐसे दशमलव अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। ऐसे दशमलव अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो बेटा हम लोगों ने कल पढ़ा था शांत दशमलव तथा शांत आवर्ती दशमलव, शांत दशमलव और शांत आवर्ती दशमलव। इसका मतलब शांत दशमलव या शांत आवर्ती दशमलव नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्याएं होंगी। देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू। 1.31, ठीक है, फिर 3 1, फिर 1, फिर 3 1 1। यहाँ हम देख रहे हैं दशमलव के बाद किसी भी संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 3 1 आया, फिर 3 1 1 आ गया, फिर 3 1 1 आ गया, मतलब यहाँ किसी भी संख्या की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। यहाँ देखते हैं दूसरे में 17.21 2 2 1 2 2 2 1। इसका मतलब यहाँ भी किसी भी संख्या का रिपीटिशन नहीं हो रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसलिए ये दोनों संख्याएं हमारी कैसी संख्याएं होंगी? अपरिमेय संख्याएं। यहाँ देखते हैं बेटा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल, घनमूल जिसके यथार्थ मान नहीं ज्ञात किए जा सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल, वर्गमूल निकालना हो या घनमूल निकालें हम, वर्गमूल और घनमूल इनके यथार्थ मान नहीं निकाले जा सकते। अर्थात जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, √2 और यहाँ घनमूल 11, ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गमूल और घनमूल हैं। इनके यथार्थ मान नहीं निकाले जा सकते, इसलिए ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इरेशनल नंबर। यहाँ पर देखते हैं बेटा, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रहता है पेपर की दृष्टि से। और 22/7 जो होता है वो परिमेय संख्या होती है। ऐसा क्यों? पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई का यथार्थ मान 22/7 के बराबर नहीं होता, ये लगभग बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसको पाई के बराबर लिखते हैं। बाकी पाई का यथार्थ मान 22/7 नहीं होता है, इसलिए पाई हमारी एक अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। क्लास 8 तक
क्लास 8 तक हम लोग विभाजन करते हैं, भाग देते हैं और देखते हैं कि दशमलव हमारा शांत है या अशांत अनावर्ती है, शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती दशमलव है या अशांत अनावर्ती दशमलव है। जब अशांत अनावर्ती दशमलव होता है इस टाइप का तो वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। जो कहता रहेगा उसी का उल्टा मानकर चलेंगे। कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग मानकर चलेंगे विरोधाभास विधि से कि माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P, Q बिलोंग्स टू Z। P और Q कहाँ बिलोंग होना चाहिए? Z में, इंटीजर नंबर में, मतलब पूर्णांक होने चाहिए। Q डज नॉट इक्वल टू 0 और Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। एक तीसरा है, ये तो 2 नियम हो गए। तीसरा है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे अगर 5/7 दे दिया जाए, इसका गुणनखंड करेंगे हम लोग तो 1 × 5 होगा, और 7 का गुणनखंड करेंगे तो 1 × 7 होगा। तो यहाँ हम देखते हैं दोनों में P और Q में एक हमारा क्या है? कॉमन है। एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। इसीलिए कहता है तीसरा नियम कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P, Q बिलोंग्स टू Z, Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोगों ने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए तब हम लिखेंगे √2 = P/Q, P, Q बिलोंग्स टू Z, Q डज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे क्या करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ये जो हमारा √2 = P/Q है, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और इसका वर्ग करेंगे तो P²/Q²। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? P² = 2Q²। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब बेटा हम लोग देखते हैं समीकरण 1 के दाहिने पक्ष को 2 से विभाजित करेंगे तो विभाजित होगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं परंतु 2Q² को विभाजित करता है। इसको देखो, 2Q² को 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो विभाजित कर रहा है। और ये दोनों क्या हैं? P² = Q, 2Q² बराबर हैं। P² = 2Q² क्या हैं? बराबर हैं। जब ये हमारा 2 से विभाजित हो जा रहा है तो इसी के बराबर हमारा P² है, ये भी तो 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। जैसे हमारे दोनों तरफ 8 8 हैं, ये 2 से विभाजित हो जा रहा है तो ये भी तो 2 से विभाजित होगा, बिल्कुल होगा। इसीलिए 2Q² को विभाजित करता है, इसलिए इम्प्लाइज दैट 2P² को विभाजित करता है। जब 2 हमारा इसको विभाजित करता है तो 2P² को भी विभाजित करेगा। अब हम लोग देखते हैं 2P को भी विभाजित करता है। कैसे? मान लीजिए 64 है तो ये किसका वर्ग है? 64 है, किसका वर्ग है? 8 का वर्ग है। 64 को 2 विभाजित करता है, 2 से 64 कट जाता है। तो जिसका वर्ग है, मान लीजिए P = हमारा 8 है तो P² कितना हो जाएगा? 64। जब हमारा 2 64 को विभाजित कर देता है तो यहाँ हम देखते हैं P हमारा 2 हमारा P को भी तो विभाजित कर रहा है, इसलिए 2P² को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करता है। अब हम लोग मान लेंगे, अब माना P = 2m, P = हम लोग 2m पुट कर देंगे।
इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। p इक्वल टू 2m रखेंगे और दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। यहाँ देखो p इक्वल टू 2m, तो इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ठीक है, आप समीकरण 1 की सहायता से p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। ये 2 से कैंसिल हुआ 4, तो 2 आया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब जैसे यहाँ चेक किए थे बेटा, वैसे ही सेम यहाँ देखते हैं, परंतु 2m स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको 2 से विभाजित कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2m स्क्वायर को विभाजित करता है, इम्प्लाइज दैट 2q स्क्वायर को विभाजित करता है। यहाँ देखते हैं, जब ये दोनों बराबर हैं, इसको विभाजित कर रहा है तो इसको भी विभाजित करेगा। अब यहाँ जैसे यहाँ हमारा था q स्क्वायर को, यहाँ p स्क्वायर को विभाजित कर रहा था तो p को भी विभाजित कर रहा था, वैसे 2 हमारा q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 हमारा q को भी विभाजित करता है। अब हम लोग मान लेंगे, माना q इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू z, ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब समीकरण 2 और 4 से देखते हैं, p इज इक्वल टू 2m और यहाँ q इज इक्वल टू 2n, p इज इक्वल टू 2m और q इज इक्वल टू 2n। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि 2q और p दोनों को विभाजित करता है। देख लीजिए यहाँ 2 पे, इक्वेशन 2 में देखिए, 2 हमारा क्या कर रहा है, 2m को विभाजित कर रहा है तो p को भी विभाजित करेगा, और यहाँ पर 2 हमारा 2n को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा, क्योंकि ये बराबर हैं। तो समीकरण 2 और 4 से हम देखते हैं कि 2q और p दोनों को विभाजित करता है, p और q दोनों को विभाजित करता है, लेकिन परिमेय संख्या जो हमारी p और q के रूप में होती है, इसमें एक के अतिरिक्त कोई भी दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता, लेकिन इसमें एक के अतिरिक्त 2 भी आ रहा है, एक के अतिरिक्त 2 भी आ रहा है जो p और q दोनों को विभाजित करता है। भाई 2 विभाजित करता है p को, इसका मतलब इसके गुणनखंड में 2 होगा, q विभाजित होता है 2 से, इसका मतलब इसके गुणनखंड में 2 है। तो यहाँ इसलिए 2q और p दोनों को विभाजित करता है, परंतु हम मान चुके हैं कि p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हम लोग क्या मान चुके हैं, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए भाई, p और q दोनों को विभाजित करता है। मान लीजिए p हमारा 8 है, q हमारा 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 बटे 2 गुणे 3। 2 हमारा क्या कर रहा है, p को विभाजित कर रहा है q से, और q को भी विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 2 हमारा एक क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, परिमेय संख्या। तो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हम लोग ये मान कर चले थे, लेकिन अतः हमारे पूर्व कथन की √2 एक परिमेय संख्या है का विरोध करता है। हम लोग मानकर चले थे क्या, कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ हमको क्या मिल रहा है, 2 एक ऐसा गुणनखंड मिल रहा है जो p और q दोनों में मौजूद है, दोनों में उपस्थित है। अतः हमारे पूर्व कथन की √2 एक परिमेय संख्या है का विरोध करता है, इसका ये विरोध कर रहा है। तो हम लोग आगे इसको कैसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे अतः हमारी धारणा गलत है। अतः हमारी धारणा गलत है। कौन सी धारणा, जो हम लोग मान कर चले थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 2 हमारा एक ऐसी, हमको ऐसी संख्या मिल गई जो p और q दोनों में है, उभयनिष्ठ है। अतः √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो है क्या, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही सिद्ध होता है। इति सिद्धम, यहाँ पर प्रूफ हो गया। आइए होमवर्क देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम ऐसे करना है बेटा, एक एक शब्द यही लिखना है। सिर्फ क्या करना है, जहाँ p = 2m माने थे हम लोग, इस बार p = 3m मान लेंगे
और m बिलोंग्स टू z, q इज इक्वल टू 3n मान लेंगे। अगला सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ भी सेम टू सेम वही लिखना है, सिर्फ p इज इक्वल टू यहाँ 5m मान लेंगे और q इज इक्वल टू 5n मान लेंगे। m कामा n बिलोंग्स टू z। ऐसे ही मान के हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रूफ कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों को आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कोई भी समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।